नमस्कार, जय श्री राम। बात करेंगे यूट्यूबर अजीत अंजुम जी के बारे में। अजीत अंजुम जी बिहार की यात्रा पर थे और जोश-जोश में बीएलओ ऑफिस के अंदर जाते हैं और अति संवेदनशील दस्तावेज और सरकारी अफसर को कार्य करने में बाधित करते हैं। और यूट्यूबर इस वक्त गायब हैं, ग्राउंड रिपोर्टिंग नहीं कर रहे हैं, एफआईआर होने के बाद गायब है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर के ऊपर ये जो कार्रवाई की गई है, ये किसी सो कॉल्ड मनुवादी के द्वारा की गई। ना, ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए, एफआईआर की पूरी कहानी बताते हैं और मैंने यूट्यूबर क्यों कहा, पत्रकार क्यों नहीं कहा, इस पे भी मैं अपनी सफाई प्रस्तुत नहीं करूँगा। जो एफआईआर की कॉपी है उसको दिखाऊँगा, ठीक है? थाना प्रभारी महोदय, ठीक है? यूट्यूबर अजीत अंजुम, उनके सहयोगी कैमरामैन द्वारा अनाधिकृत रूप से प्रखंड सभागार बलिया में प्रवेश कर, ठीक है, सरकारी कार्य में बाधा डालने के संदर्भ में। नाम सुने महोदय, मैं मोहम्मद अंसारुल हक, बीएलओ भाग संख्या 16 145 साहेबपुर कमाल विधानसभा, ठीक है, ये पूरा डिटेल है। सुना जा रहा है कि यूट्यूबर महोदय दिल्ली में कई भाजपा नेताओं को वोट फोन पे फोन कर रहे हैं, बोले मालिक बचा लीजिए हमको, मालिक हमको नहीं पता था कितना कुछ हो जाता है ऐसा करने से, मालिक हम तो 2 कौड़ी के मामूली यूट्यूबर हैं मालिक, प्लीज बचा लीजिए मालिक। हालांकि ऐसा नहीं है कि अजीत अंजुम साहब जो है वो अपना कोई, हालांकि मुझे ब्लॉक कर रखा है अजीत अंजुम साहब ने, वो जानते ही आप क्यों ब्लॉक कर रखा है। इनको लगता है कि भाई हम जैसे लोग जो है सत्य बोल देते वो दिक्कत है। तो ऐसा नहीं है कि एफआईआर के बाद ये सारी चीजें भले हो जाए लेकिन अपना ट्वीट हटा लिया हो, ना ना ना, वो ट्वीट है, ठीक है। और जिस प्रकार से अंसारुल हक के ऊपर ये चढ़ रहे थे, देखिए किसी भी अधिकारी से प्रश्नोत्तर करने का एक तरीका होता है। अगर कुछ त्रुटियां हैं तो वो भी आप उससे पूछिए कि ऐसा मुझे लग रहा है, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ठीक है। एसआर के ऊपर बिहार के इस आईएएस अधिकारी के झूठे दावे देखिए, फिर मेरे फैक्ट चेक को देखिए, मेरी रिपोर्ट से चुनाव आयोग की बौखलाहट समझ में आ जाएगी। हालांकि इसके बाद जो है उनको बहुत तरह से संदीप सौरभ से लेकर के अलग अलग लोग सपोर्ट में आए हैं, लेकिन वास्तविकता यही है कि इन दिनों वो बड़े यूट्यूबर सब चक्कर लगा रहे हैं, पता चला है, फोन गए हैं। हालांकि मैं इस सत्यता की पुष्टि नहीं करता, ऐसी गॉसिप के बारे में ये एक अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि दिल्ली गॉसिप के बारे में अभिजीत अय्यर मित्रा साहब लिखते रहते हैं और इस बार भी लिखा है, ठीक है। तो वो भी मैं दिखा देता हूं। तो अंदाजा ये लगा कि भाई एफआईआर रिसेंटली तो एक इन्हीं यूट्यूबर के बीच हुई है, ठीक है, और किसी के बात में है तो नहीं, ठीक है, और किसी यूट्यूबर पर तो है नहीं। तो अभिजीत अय्यर मित्रा जो लिखते हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है, इंडिपेंडेंट यूट्यूबर, इसीलिए मैंने मेरे कान खड़े हुए, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अभिजीत अय्यर मित्रा कह रहे हैं कि independent YouTuber who had FIR filed against him has been desperately reaching out बीजेपी leader promising that balanced coverage करेंगे, निष्पक्ष। साहब क्या निष्पक्ष करेंगे? आपके साथी मित्रगण अभी तक योगी जी का इस्तीफा कराते थे, मोदी जी की सरकार गिराते थे और अमित शाह का भी इस्तीफा करा रहे थे। ये सब सूत्रों के हवाले से चल रहा था, लेकिन अब तो तेजस्वी यादव ने सूत्र को मूत्र कहना शुरू कर दिया, तो तकलीफ तो है। अब बड़ी बात यह है कि क्या निष्पक्ष आप करेंगे सर? आप कभी निष्पक्ष थे ही नहीं। आपका एक पक्ष है, सनातन द्रोह, हिंदू द्रोह, वो आपके पक्ष में शामिल रहा है। ऐसा नहीं है, आप नहीं कह सकते कि, तो अब आप कह रहे हैं कि भाई कोई बात नहीं, मैंने 100 चूहे खा लिए हैं, अब मैं हज को चली जाऊंगी। कहावत भी उन्हीं के लिए बताइए, 100 चूहे खा के बिल्ली चली हज को, तो हज को जाएंगे तो छोड़ देंगे, ऐसा तो है नहीं। आजकल के तो दिख रहे हैं ना, हज से वापसी आने के बाद और खतरनाक टाइप का बिहेवियर हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अजीत अंजुम साहब, एक बार एक यूट्यूबर थी गायत्री,
है भी, वो अफ्रीका में रहती है। आपने उसके परिवार तक का दिल्ली में पता करवाया था। जो बातें गेस्ट ने बोली, हालांकि उसने डिलीट किया था वो वीडियो, लेकिन जो गेस्ट ने बोली थी, हो सकता है उसका कोई रिलेशन ना हो, लेकिन छवि खराब करने के नाम पर आपने ये सब काम किया था। तो साहब, अब तो आपकी छवि बन गई है ना, अच्छी छवि है। अच्छी छवि में कैसे हरियाणा में विजिट करता है, घूमता है और कहता है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है कि कांग्रेस कैसे हार गई। ऐसा हो सकता है क्या? आप का पूरा उस वक्त हरियाणा के समय जो रिपोर्टिंग हुई है आपके चैनल पर, उसमें निष्पक्षता का तो अभाव था ही। आपके मन मस्तिष्क के अंदर किस प्रकार से कांग्रेस छाई हुई थी, वो बताता है। खैर, आप यूट्यूबर हैं और यूट्यूबर में मैं कहता हूं कि भाई कोई निष्पक्ष नहीं है, तो आप खुल के आइए ना, अपने साथ पत्रकार मत लगाइए, आप यूट्यूबर ही लगाइए और कहिए कि हाँ मैं कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहा हूं। जैसे मैं कहता हूं, खुल के कहता हूं कि हाँ मेरा पक्ष सनातन है, मेरा पक्ष हिंदुत्व है, मेरा पक्ष राष्ट्रवाद है, मैं विरोधी हूं कांग्रेस का। मैंने कभी अपने आप को ये नहीं बताया कि मैं निष्पक्ष हूं और बताने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध में या तो कोई अधर्म के पक्ष में खड़ा होगा या धर्म के पक्ष में खड़ा होगा, और जो निष्पक्ष है इसका मतलब वह धर्म के लिए सिंपैथी रखता है, एम्पैथी रखता है और वह धर्म के पक्ष में है। मेरा मानना है कि मैं धर्म के पक्ष में हूं, स्पष्ट रूप से माना, क्योंकि सनातन एक धर्म है, बाकी सब पंथ है, मजहब है। मैंने नहीं देखा कि अजीत अंजुम ने इतना बड़ा यूपी में खुलासा हुआ, इस देश की सभ्यता संस्कृति को नष्ट करने के लिए छांगुर ने किस प्रकार से कुकर्म किए, लेकिन दिन रात तो मैंने योगी शासन के विरुद्ध आपको आग उगलते हुए ही देखा है। कहाँ की निष्पक्षता है? और आप एक्चुअली गए हुए थे चुनाव आयोग के, इतना ही निष्पक्ष होते तो आप बोलते ना कि 2013 में चावला साहब को चुनाव आयुक्त सोनिया गांधी ने कौन से मेरिट के आधार पर चुन लिया था, और होती कौन थी सोनिया गांधी चुनने वाली? प्रधानमंत्री चुनते, समझ में आता। वहां तो लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल भी नहीं था, कोई डायरेक्ट मंत्रालय था नहीं, यूपीए की चेयरपर्सन थी। तो क्या यूपीए का चेयरपर्सन चुन सकता है? और सांसद थी, चुना गया ना। अजीत अंजुम जी, आप तब पत्रकार थे, यूट्यूबर नहीं थे। मैंने गूगल किए 2013 के आसपास के, आपके मुंह से चू नहीं निकला है। और अगर आपने साबित कर दिया कि आपने सोनिया गांधी के अगेंस्ट में कुछ कहा था, तो मैं अपने नाम पे कुत्ता पाल लूंगा। आपके मुंह से चू नहीं निकला है अजीत अंजुम जी। फिर कैसे फिर कैसे माने आप निष्पक्षता का ये जो दिखावा कर रहे हैं, ढोंग रच रहे हैं, स्वांग, अचानक से आप डेमोक्रेसी बचाने निकले? आपसे बचेगा डेमोक्रेसी जी? आप डेमोक्रेटिक हैं, आप तो इतने असहिष्णु हैं कि मुझे आपने ब्लॉक कर दिया क्योंकि ट्विटर पे मैंने कुछ कड़वे सवाल पूछ दिए। ये शकील अख्तर साहब लिख रहे हैं कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया कड़ी निंदा करता है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया एक यूट्यूबर के लिए खड़ा हुआ है। अरे आप मुसलमान हैं इसलिए खड़े हुए हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया तब कहा था जब दो पत्रकारों को, एक पत्रकार को पंजाब में एससी एसटी एक्ट में, झूठे एक्ट में फंसा दिया गया था, और रेवंत रेड्डी साहब कह रहे थे कि हमारे खिलाफ कोई गलती से फेक न्यूज नहीं कह देगा तो भाई कपड़ा उतार देंगे, वो भी महिला पत्रकार के सामने। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, ये क्या होता है भाई? कहां था प्रेस क्लब ऑफ इंडिया जब प्रदीप भंडारी के साथ महाविकास आघाड़ी के सरकार ने दुराचार किए थे? कहां था प्रेस क्लब ऑफ इंडिया? अभी अशोक श्रीवास्तव पे फर्जी एफआईआर हो गई कांग्रेस की कई एरिया में, मैंने तो नहीं देखा शकील साहब आपको पोस्ट करते हुए। कहां है आपका प्रेस क्लब ऑफ इंडिया? अरे आप सिर्फ इसलिए खड़े हैं क्योंकि ये मुसलमानों का पक्ष ले। मैं, देखिए, मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, मुझे गोल गोल बात करने की आदत नहीं है। मैं अंदर के, आपके अंदर का वो जो कौम वाला है ना, और बीजेपी से नफरत जो है, वो पहचानता हूं। तो ये पत्रकारिता का आड़ लेकर के दिखावा मत कीजिए। यहाँ पत्रकारिता नहीं हो रही है। यूट्यूबर पर सारे यूट्यूबर्स ये जो कंटेंट आते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का ले लेगा इस्तीफा, सहयोगी और लिबरल पत्रकार ही हैं जिन्होंने खूब अजीत अंजुम जी के ऊपर हो रहे एफआईआर पर ये किया।
ये आते हैं अशोक वानखेड़े साहब, कह रहे हैं सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल जाती है। एक वो हाथ मसलने वाले प्रसून वाजपेयी हैं, पिछले 8 महीने में 15-20 बार मोदी सरकार गिरा चुके हैं। आप लोगों का क्या, आप लोग पत्रकार कब से हो गए? कहिए ना मेरी तरह यूट्यूबर हैं, काहे पत्रकार बोलते हैं? और मैं सीधी बात करना चाहता हूं साहब, आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आपको लग रहा था कि ये आदमी राजद की सरकार बनवा सकता है। ये चुनाव आयोग के अगेंस्ट किस प्रकार की भ्रांति, आप लोगों ने कुछ छोड़ा है जी? हैं? आप लोगों ने ईवीएम के ऊपर जिस प्रकार से घृणित प्रश्न उठाए, और आप में से कोई एक ईवीएम एक्सपर्ट नहीं है। सत्य तो यह है कि ईवीएम की ट्रांसपेरेंसी पर सिर्फ और सिर्फ महाधूर्त आदमी, महाचंडाल आदमी ही प्रश्न चिन्ह उठा सकता है। सत्य यही है, क्योंकि उसको ईवीएम का प्रोसेस पता नहीं है कि ईवीएम कितने चरणों में ट्रांसपेरेंसी से गुजरती है। यहां तक कि वोटिंग से पहले भी मॉक पोलिंग होती है, और उस मॉक पोलिंग में जो पोल एजेंट होते हैं ना, जिसमें आरजेडी का, कांग्रेस का, बीजेपी का, लेफ्ट का, फलाना ढिमकाना, सभी पार्टियों के जो पोल बूथ एजेंट होते हैं, उनसे मॉक पोलिंग कराई जाती है। उसके बाद वीवीटी में, वीवीपैट में रिजल्ट दिखाया जाता है, और तब जाके वोटिंग शुरू होती है। अगर गड़बड़ी है वहां ईवीएम में तो रिप्लेस हो जाता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, गड़बड़ी संभव है, लेकिन एक बार मॉक पोलिंग में रिजल्ट सही आ रहा है तो फिर हैकिंग, और हैकिंग के लिए किसी को भी पता है जो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होगा। तो आप लोगों ने कुछ लाज लिहाज रखा है जी? आप लोगों ने सारे बैरियर तोड़े। आप लोग वो लोग हैं जो अवार्ड वापसी के नाम पर उछल रहे थे। नयनतारा सहगल ने जब अवार्ड वापसी करी थी, उनको अवार्ड कब मिला था? 1985 में। 3 दिन तक दिल्ली में उत्पात चलता रहा, और 1985 में भारत सहिष्णु था, क्योंकि जो अत्याचार हुआ वो सिखों के विरुद्ध हुआ तो ठीक था, वो सहिष्णुता थी। और नयनतारा सहगल जी का कांग्रेस के साथ क्या रिलेशन है बताने की आवश्यकता है? सबको आप लोग समझते हैं कि 2014 के बाद पैदा हुआ है। गजब धूर्तता चल रही है भाई साहब। चुनाव आयोग ने बिल्कुल सही निर्णय लिया है। आई सपोर्ट इलेक्शन कमीशन, क्योंकि मैं बिहारी हूं, अजीत अंजुम बिहारी नहीं है। और मैं कहता हूं कि सीमांचल क्षेत्र में बहुत व्यापक रूप से बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी बसाए गए हैं, पॉलिटिशियंस के द्वारा सपोर्ट किए गए। और ये कोई आज 1-2 साल से नहीं चल रहा है, ये कई दशक से ये प्रयास चल रहा है। कुछ लोग कहेंगे कि जदयू के शासन में कैसे, तो देखिए ना वहां पर कौन कौन से विधायक थे और उनका क्या इंफ्लुएंस होता है। और भारत में ऐसा भी नहीं है कि आवासीय बनवा लेना और आधार कार्ड बनवा लेना कोई बहुत तोप चीज है। ये सब जानने के बाद भी सिर्फ इसलिए ये सब हो रहा है क्योंकि उनको रोका जा सके, उनको इस देश का, सोचिए कितना खतरनाक लोग हैं ये लोग। मैं 1000 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक भी अगर अवैध बांग्लादेशी मुस्लिम भारत के इलेक्शन प्रोसेस का हिस्सा लेता है और किसी भी पार्टी को वोट करे, मैं कहता हूं वो भाजपा को ही वोट कर दे, तब भी गलत है। भारत की एकता अखंडता के लिए बहुत खतरनाक है कोई विदेशी नागरिक आकर के भारत के चुनावी पद्धति का हिस्सा बन जाता है। संपूर्ण जांच होनी ही चाहिए, और ऐसा नहीं है कि इस प्रोसेस के बाद जिनके वोटर आईडी से नाम हट जाएंगे या कट जाएंगे, उनको दोबारा निवेदन करने का और इसका ऑप्शन नहीं है। 1 अगस्त से वो कार्यक्रम भी शुरू हो रहा है। जिस प्रकार से ये समाज में सिर्फ जहर इसलिए फैलाया जा रहा है ताकि रिजल्ट के बाद, चुनाव के रिजल्ट के बाद अराजकता फैलाई जा सके। धन्यवाद। जय श्री राम। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा अगर आप राष्ट्रवादी हैं तो, वरना मत कीजिए। मैं निष्पक्ष नहीं हूं, मैं निष्पक्षता का दिखावा भी नहीं करता, मैं ढोंग नहीं रचता। धन्यवाद।